for till the end. Yeah. So second इसको चेंज करें, right? So the thing is कि यही जो बॉडी है ये हमको कैरी ऑन करना है अंत तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट कम्स विदाउट एनी गारंटी एंड वी हैव टू लुक आफ्टर इट. हमको इसका ध्यान रखना है और कोई नहीं कर सकता. ये हमें ध्यान में हमेशा रखना है. सो बट हम यूजुअली करते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. आप देख लीजिए वर्क में, वर्क प्लेस में देख लीजिए, या घर पे, या कुकिंग में, या खेलते हुए, you know, we have changed our lifestyle. For example, even in eating, जो हम खाना खाते हैं वो भी बदल गया है. और most of all, we are so very stressed. हमें हमेशा स्ट्रेस रहता है. And because of all this, जी अंजू जी, just a minute. अमिताभ जी, आपको आवाज सुनाई दे रहा है? Because lots of people are sending me message on chat that voice is not clear. आ रहा है ना? तो प्लीज आप लोग ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पे कनेक्शन है. मैं बार बार सेशन को इंटरप्ट नहीं कर सकती हूँ. थैंक यू सो वेरी मच. यस अंजू जी, थैंक यू. सॉरी. ओके, सो मैं भी थोड़ा जोर से बोल लेती हूँ. यस, सो कैन यू ऑल हियर मी? जस्ट गिव अ थम्स अप. या ग्रेट. सो द थिंग इज, जो मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है. अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल में बदल गया है, तो क्या हो सकता है? एक, हमें बीमारी हो सकती है, इम्यूनिटी लो हो सकती है. आपने अभी कोविड के टाइम में देखा भी कि जो लोग ओवरवेट थे या जिनको को एग्जिस्टिंग बीमारियां थी, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उन लोगों को ज्यादा परेशानी हुई थी कोविड के टाइम. ऑल्सो अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो एनर्जी कम होती है. एनर्जी कम होती है तो यू कैन नॉट डू डे टू डे वर्क, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू गेन वेट. तो हमारा जो ये टॉपिक है कि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं और वेट गेन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? या प्रिवेंटिव, दैट इज व्हाट आई टेक केयर. प्रिवेंशन इज बेटर. सो ऑलवेज टेक केयर कि किस तरीके से हम अपना वेट ना बढ़ने दें, क्योंकि ओबेसिटी के साथ जो लिंक्ड होती हैं वेरियस डिजीजेस, वो ज्यादा हार्मफुल और डेंजरस होती हैं, जो कि हमें देखना है. सो एवरीथिंग अगेन इज इन आवर हैंड्स. What we are talking about is longevity. Longevity मतलब आप लॉन्ग लाइफ जिए लेकिन हेल्दीली, right? So what can we do? We have 3 things majorly जो कि मैं आज बात करूंगी जिसके बारे में. फर्स्ट इज कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, या वेट कम करना चाहते हैं, या वेट मेंटेन करना चाहते हैं, एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिविटी या एक्सरसाइज. सेकेंड ऑफ कोर्स इज डाइट, एवरीबडी नोज, एंड हाइड्रेशन. एंड थर्ड, जो हम हमेशा जिसको हम कम समझते हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है मेंटेन करने के लिए अपनी हेल्थ और वेट को, स्लीप, स्ट्रेस, रिलैक्सेशन एंड एटीट्यूड. सो हम एक एक करके ये इसके ऊपर बात करेंगे, और जो भी आपको पूछना होगा वो हम बाद में टैकल करेंगे. राइट? सो लेट्स गो फॉरवर्ड. स्टेइंग एक्टिव. आपने बहुत बारी सुना होगा कि एक्सरसाइज करो, बी एक्टिव, इसके बिना वेट लॉस नहीं होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं, आप बोलेंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता और मैं दिन भर घर का काम करती हूँ या काम करता हूँ, तो वही मेरे लिए इतना एक्टिव, वही मेरे लिए इतना हो जाता है कि मैं थक जाती हूँ और मुझे इसके अलावा टाइम ही नहीं है. तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो घर के काम होते हैं या डे टू डे वर्क होता है, दैट इज गुड, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट उसके अलावा भी हमें कुछ कंटिन्यूअस टाइम देना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज के लिए, जो कि आपकी बॉडी को हेल्प करेगा. और वो कैसे? कि अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं,
तो आपके बॉडी में 1 to 2% ऑफ योर बोन, जो आपकी हड्डियां हैं, और 1 to 2% ऑफ योर मसल, जो आपकी मांसपेशी है, वो खत्म होते जाते हैं एवरी ईयर। आपको बाहर से नहीं पता चलेगा, लेकिन ये अंदर हो रहा है। अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपका 1 to 2%, विच इज क्वाइट अ लॉट, 1 to 2% ऑफ योर बोन एंड 1 to 2% ऑफ योर मसल श्रिंक हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, जो कि ये अंदर हो रहा है। तो आप सोचिए, अगर आप 3-4 साल या 5 साल से कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो आपके बॉडी में कम से कम 10 से 12% आपका बोन खत्म हो जाएगी, आपकी हड्डी खत्म हो जाएगी, और 10 to 12% आपकी मांसपेशियां भी श्रिंक कर जाएंगी। तो आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सबसे पहले है ये, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पोस्चर पे फर्क पड़ता है। आप कहेंगे पोस्चर में क्या है? पोस्चर में थोड़ा झुक के बैठ जाता हूँ या थोड़ा झुक के काम कर लेती हूँ, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है हेल्थ में? जस्ट बाय बेंडिंग फॉरवर्ड, जैसे कि ये पिक्चर में दिखा रखा है, जस्ट बाय बेंडिंग फॉरवर्ड आपका जो चेस्ट है वो कंप्रेस हो जाता है। चेस्ट कंप्रेस होगा तो लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम जाती है। ऑक्सीजन कम जाती है तो आपके सारे सेल्स में अगर कम ऑक्सीजन जाएगी, मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, एनर्जी लो हो जाएगा, और आपके बॉडी में दूसरे हार्मफुल चेंजेस शुरू हो जाएंगे। आपका हार्ट भी कंप्रेस होगा। अगर जब आप बहुत टाइम तक ऐसे झुक के बैठे रहते हैं, आपका हार्ट पे भी जोर पड़ रहा है, ब्लड वेसल्स पे भी जोर पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपकी सारी बोन्स, जो नेक की बोन है, बैक बोन है, इवन नीज and your ankle bones, the whole skeletal system is under pressure अगर आप जरा सा बेंड करते हैं फॉरवर्ड। टमी भी आपका कंप्रेस हो जाता है, एसिडिटी, गैसियस डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, और ये जो गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम रहती है लोगों को, खट्टे ढिकार, ये सब भी आपके अननोइंगली बैड पोस्चर से हो सकता है। इसीलिए taking care of your activity, taking care of your muscle, taking care of posture is very very important. So आप कहेंगे कि मैं इसको कैसे ठीक करूं? सिंपल, सबसे पहली चीज जो आपने अभी करनी है वो है पुल योर टमी इन। आपका जो कोर होता है, जो टमी होता है, वो कोर कहलाता है। अगर वो टाइट हो तो आपका पोस्चर अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आप अपनी टमी अंदर खींचते हैं, आई विल से पुल योर टमी इन, इसका मतलब है कि सांस नहीं रोकना है। अब देखिए, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, द मोमेंट मैंने अपनी टमी को अंदर खींचा है, आप देखिए मेरे शोल्डर्स सीधे हो गए हैं, टमी इज इन, चेस्ट इज फॉरवर्ड, हिप्स बैक, एंड आई हैव बिकम मोर एरेक्ट। पहले मैं ऐसी थी, अब ऐसे हूं। तो इतने से करने से ही आपकी पूरी जो पोस्चर, जो स्पाइन है, वो ठीक हो जाती है। इसका मतलब आपने क्या करना है, रोज जब भी आपको याद आए, टक योर टमी इन, होल्ड फॉर 10 seconds, काउंट फॉर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। ऐसे अगर आप बार बार करेंगे तो आपके टमी की मसल्स धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगी और आपका पोस्चर सीधा रहेगा। बाद में आपको आदत ही हो जाएगी। जैसे मैं, क्योंकि ये रोज करती हूँ, अब मुझे सोचना भी नहीं पड़ता है, अपने आप मेरा टमी अंदर रहता है, पुल्ड रहता है, और मेरा पोस्चर बिल्कुल ठीक रहता है, एरेक्ट, चेस्ट इज ओपन, good amount of oxygen, good energy, good feeling, right? So that is the first lesson. और आपको पता ये जान के पता चलेगा कि अगर आप ही 10 seconds के लिए होल्ड करते हैं,
अपने टमी को, इट इज इक्वल टू 1 क्रंच। जो एक्सरसाइज अगर आप लेट के करते हैं, क्रंचिंग, जो टमी की जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो उसका इफेक्ट आता है वो ये 10 सेकेंड्स टमी होल्ड करने में आ जाता है। तो अगर आप लेट कर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, पूरे दिन में जब भी आपको ध्यान आए, होल्ड योर टमी इन फॉर 10 seconds and it is equal to 1 crunch. You can do for the whole day thousands of times, and that is going to take care of your abdominal muscle, टाइट करेगी और धीरे धीरे आपका टमी अंदर होने लगेगा। माइंड यू, ये सिर्फ मसल के लिए है, फैट के लिए नहीं है। जो फैट आपके टमी में है उसके लिए हमें डाइट भी करना पड़ेगा और कार्डियो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। That is one thing which you should do. Now you will say कि ठीक है, मैं एक्सरसाइज तो कर लूंगी, लेकिन उससे फायदा क्या है? जस्ट आप कह रहे हैं कि वेट कंट्रोल होगा, बट आपको जान के हैरानी होगी कि जस्ट बाय बीइंग एक्टिव जो चेंजेस पूरे अंदर आते हैं बॉडी में, वो इतने हजारों हैं कि मैं कुछ आपको बताती हूँ। सबसे पहले लेट्स गो फ्रॉम हेड टू टो। ब्रेन में क्या होता है? जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ती है, तो एक एंजाइम रिलीज करता है ब्रेन, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये ब्रेन रिलीज करता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। इट इज लाइक अ ब्रेन फर्टिलाइजर। इसमें क्या होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं वो और कनेक्ट होते हैं, लॉट ऑफ न्यू सेल्स आर फॉर्म, आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, मेमोरी अच्छी हो जाती है, जो बच्चे हैं वो एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, और जो एल्डरली हैं उनको एल्जाइमर्स डिजीज नहीं होता है। एल्जाइमर्स डिजीज जो ऐसी बीमारी है जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं और भी कहीं अंदर चेंजेस हो जाते हैं, and this is not such a good disease to happen. So अगर आप एक्टिव रहते हैं पूरी योर लाइफ, एल्जाइमर्स डिजीज होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। ऑल्सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे ब्रेन इट रिलीजेस एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन्स, ये और केमिकल्स होते हैं जो हमें बहुत हैप्पी फीलिंग देते हैं। आपने देखा होगा जब आप खूब अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो मन में बहुत अच्छी फीलिंग होती है, पूरा दिन अच्छा निकलता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन, जो कि आपका ब्रेन रिलीज करता है जब आप एक्टिव रहते हैं। और जब ये तो हो गया ब्रेन का, अब आ जाइए स्किन पे। स्किन पे क्या असर होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिएंट जाता है, जो हमारी स्किन है वो थिक हो जाती है, बिकॉज इट इज गेटिंग मोर ऑक्सीजन, मोर न्यूट्रिएंट्स। जब वो थिक हो जाती है तो फाइन लाइंस और रिंकल्स कम दिखते हैं, you look younger, you look more beautiful. So who doesn't want to look younger? So if you exercise, it shows on your skin. There is एक अलग तरीके की चमक होती है जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, हेयर, नेल्स एक्सेट्रा। स्किन के नीचे हमारा फैट है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे फैट को बर्न करता है, ऑक्सीडाइज करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप कहेंगे कि जो फैट है जो हमारे स्किन के नीचे या टमी पे, ये फैट कहाँ चला जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं? क्योंकि बहुत ऑक्सीजन होता है, ये फैट को ऑक्सीडाइज करता है और बहुत केमिकल रिएक्शन के बाद फैट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हाट हैपेंस टू योर फैट व्हेन यू एक्सरसाइज? It gets converted into carbon dioxide and water. Suppose आपने 10 kg फैट को बर्न किया, उसमें 8.4 kg जो होगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और 1.6 kg जो है
वो वाटर बन जाएगा। वाटर तो निकल जाएगा यूरिन और स्वेट से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 8.6 kg, वो आपके श्वास से बाहर निकल जाएगी। सो इंटरेस्टिंग। सो व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, you are actually burning out fat into your thin air as carbon dioxide. Very important, okay, to maintain weight and to lose weight. फिर फैट के नीचे आता है मसल। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो मैंने बताया है मसल टाइट होती है, टोन्ड होती है, आपको अच्छी शेप मिलती है, और वो क्या है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से, जो कि मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करनी है। अगर आप आधा किलो भी मसल को बढ़ा लेते हैं एक्सरसाइज से, तो आपकी 50 कैलोरीज रोज एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हो आप। जितनी ज्यादा मसल होगी उतनी जल्दी आपकी कैलोरीज बर्न होगी, क्योंकि मसल में कैलोरीज बर्न होती हैं। सो जितना ज्यादा आप मसल को बढ़ाओगे उतनी जल्दी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। Half kg of muscle will give you extra 50 calories of burn every day, right? So muscle strengthening या muscle building is also very very important. Bones तो strong होती ही हैं, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे और कैल्शियम डिपॉजिट होगा और फॉस्फोरस डिपॉजिट होगा, और बोन स्ट्रांग बनेंगी। बोन स्ट्रांग बनेगी तो आपका पोस्चर इरेक्ट होगा, आपका पोस्चर इरेक्ट होगा तो आप टॉल लगोगे, कॉन्फिडेंट लगोगे, और फ्रैक्चर्स भी नहीं होंगे, और आप लंबा, जब व्हेन वी आर ओल्डर, जब हमारी बोन स्ट्रांग रहती हैं, तो हम ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, और हेल्दीली रह सकते हैं। ये नहीं कि सब जगह दर्दें हो रही हैं, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते हैं, ऐसा भी कोई जीना होता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम शुरू से एक्टिव रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, लिवर है, यूट्रस है, ओवरीज हैं, टेस्टिस है, इंटेस्टाइन्स हैं, जब हम एक्टिव रहते हैं सभी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, और सबके जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो ऑप्टिमल हो जाते हैं। एंड दैट इज सच अ ग्रेट थिंग। बहुत जरूरी है ये, हमें बाहर से नहीं पता चलता, लेकिन जब हम एक्टिव रहते हैं तो सारे ऑर्गन्स खुश रहते हैं और अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। हमारा जो हार्ट है वो रिलीज करता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। ये जब हम एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं, इससे क्या होता है, जो क्लॉट अगर बनने लगते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, जिससे कि हार्ट अटैक आता है, उसको ये साफ करने लगता है, हटाने लगता है। दैट इज व्हाई एक्टिविटी इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, हार्ट क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका जो एक्सरसाइज का जो असर पड़ता है हार्ट में, वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। अब जब आप एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है, हार्ट इज प्रोवाइडिंग ब्लड टू द होल बॉडी, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, हार्ट को भी तो स्ट्रांग होना है। तो जब हम एक्टिविटी करते हैं, हार्ट ऑल्सो रिसीव्स मोर ब्लड, मोर ऑक्सीजन, मोर न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि हमारा हार्ट स्ट्रांग हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो जब हम एक्टिविटी करते हैं, एक हार्ट आपका स्ट्रांग हो गया, बड़ा हो गया, तो उससे क्या होगा, इट विल व्हेन इट बीट्स, एक बार जब बीट करेगा तो इट विल पुश मोर ब्लड। जो स्ट्रांग हार्ट होता है वो एक बीट में ज्यादा ब्लड को बॉडी में भेजेगा। तो उससे क्या होगा, इन 1 मिनट स्ट्रांग हार्ट को कम बार बीट करना पड़ेगा टू पुट मोर ब्लड इन द बॉडी। इसका मतलब है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, तो आपकी हार्ट रेट अपने आप कम हो जाती है। जितनी कम हार्ट रेट होगी उतना स्ट्रांग आपका हार्ट है। नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है, 70 to 80 पर मिनट। जब आप चेक करते हो
आप तो जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 70 to 80 होती है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, 60s में हो जाएगी। जो ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं उनकी 50s 40s में होती है, उनका हार्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक बार में ही इतना ब्लड पुश कर देता है कि उसको बार बार बीट करने की जरूरत ही नहीं होती है। इसीलिए आपकी लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट को कम काम करना पड़ रहा है, कम बीट करना पड़ रहा है, तो आपका लाइफ स्पैन, आपकी लाइफ बढ़ जाती है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपके हार्ट को जल्दी 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 बीट करना पड़ रहा है, मोर देन 80-90 पर मिनट, तो आप कम जिएंगे, क्योंकि हार्ट को इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप? सो एक्सरसाइज विल मेक योर हार्ट स्ट्रॉन्ग, और हार्ट स्ट्रॉन्ग जो होगा तो उसको कम बार बीट करना पड़ेगा टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द होल बॉडी, और जितना ज्यादा कम हार्ट रेट होगा उतना लंबा आप जियोगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद क्या है, हमने बताया कि इतना इतना फायदा हो रहा है, बट एक चीज जो हम हमेशा मिस कर देते हैं वो है विसरल फैट। विसरल फैट इज द टमी फैट। टमी फैट होता है जो डीप होता है। एक तो होता है सुपरफिशियल, आपने ये पिंच किया, ये सुपरफिशियल सबकुटेनियस फैट है। लेकिन जो टमी का फैट है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये डीप फैट होता है, ये ऑर्गन्स के आसपास होता है, ये डेंजरस फैट होता है। इसको ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरेज फैट नहीं है सिर्फ, ये रिलीज करता है केमिकल्स विच आर कॉल्ड एडिपोकाइंस और साइटोकाइंस। साइटोकाइन स्टॉर्म आपने सुना होगा, कोविड के टाइम की साइटोकाइन स्टॉर्म हो गया और वो बच नहीं पाया। तो ये साइटोकाइंस होते हैं हार्मफुल केमिकल्स, ये वायरस रिलीज करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जो विसरल फैट है वो भी रिलीज करते हैं छोटी क्वांटिटी में, लेकिन इससे पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आपका रिस्क बढ़ जाता है फॉर डायबिटीज, फॉर ब्लड प्रेशर, फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर। ये सब चीजें विसरल फैट से होती हैं। इसीलिए विसरल फैट का कम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप उसको कैसे देखोगे कि आप कैसे कहोगे कि मेरा विसरल फैट ज्यादा है? एक तो वीएलसीसी में बीसीए करा सकते हो आप, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, उसमें आ जाता है कि आपका कितना विसरल फैट है। नहीं तो आप सिर्फ अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर कर सकते हैं, इंच टेप से वेस्ट को चेक करिए। और कहाँ चेक करेंगे? ये नहीं कि सबसे कम जगह पे, जस्ट बिलो द चेस्ट, एक पर्टिकुलर जगह होती है जो कि स्टैंडर्ड वेस्ट मेजरमेंट होता है, और वो होता है कि आप साइड में, आपके हिप के साइड में फील करेंगे हिप बोन, वो फील करते करते आप अगर कमर के ऊपर आएंगे तो वो बोन एक जगह फील नहीं होगी। साइड से जो हिप की बोन है, आप ऐसे ऐसे फील करके ऊपर आइए, जहां वो बोन खत्म होती है उसको कहते हैं इलियाक क्रेस्ट, और उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू शुरू हो जाता है वेस्ट का। तो जहां तक वो बोन है, वो बोन जहां खत्म होती है, दैट इज योर वेस्ट, और वहां पर आपने मेजर करना है अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस। लेडीज का 30 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मेन का 35 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दैट इज हाउ यू विल नो कि आपका विसरल फैट ज्यादा है कि नहीं। अब आप कहेंगे कि ठीक है, मैं एक्टिव होना चाहती हूं, अब मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करूं? इतनी एक्सरसाइजेस हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो बड़ा सिंपल है कि अगर 2 तरीके की एक्सरसाइजेस या 3 तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको रोज करनी चाहिए। एक तो है कार्डियो एक्सरसाइज या एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे वॉकिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, बाइक,
डांसिंग, जिससे कि आपकी हार्ट रेट बढ़े, ये कार्डियो एक्सरसाइज कहलाती है। इसका करना हर दिन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट हेल्प्स बर्न फैट और इट हेल्प्स इन लूजिंग वेट एंड इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर हार्ट। आपका हार्ट जो है वो स्ट्रांग होता है, लंग स्ट्रांग होते हैं, सर्कुलेशन स्ट्रांग होता है। इसका करना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि कितनी इंटेंसिटी करनी चाहिए, तो इंटेंसिटी का बड़ा सिंपल सा रूल है कि जब आप हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करिए, आप कैसे चेक करेंगे? तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि आप अपने कंपेनियन फ्रेंड के साथ बात करके देखिए। अगर आप इजीली बात कर पा रहे हैं चलते चलते या एक्सरसाइज करते हुए, इसका मतलब है ये माइल्ड इंटेंसिटी है। इससे आपको थोड़ा सा तेज करना है। जब इससे ज्यादा आप तेज करेंगे और आप थोड़ा सा हाफने लगेंगे, लेकिन आप बात कर सकते हैं, लेकिन हाफते हाफते, दैट इज मॉडरेट इंटेंसिटी। वो बेस्ट रहती है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए। और अगर आप काफी टाइम से कर रहे हैं, आप कंडीशनड हैं, आपकी बॉडी यूज्ड टू है, तब आप थर्ड स्टेज या हाई इंटेंसिटी पे जा सकते हैं, जब आप बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते, आप इतना तेज चल रहे हैं कि आप हाफ रहे हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द हाईएस्ट इंटेंसिटी। वो शुरू में हमें नहीं करनी है, वो जब हम कंडीशनड हो जाए, जब आपकी बॉडी यूज्ड हो जाए, तब वो स्टेज पे जाना है, राइट? अब आप कहेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, पर कितनी करनी है, वो भी हम बताएंगे अभी। तो ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज है। एरोबिक एक्सरसाइज आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आप चेक कैसे करेंगे कि आपका हार्ट स्ट्रांग है? बाय मेजरिंग द रेस्टिंग पल्स। रेस्टिंग पल्स मतलब आपने एक्सरसाइज नहीं करी हुई है, आप आराम से बैठे हुए हैं, जैसे सुबह सो के उठते हैं, तब आप अपनी पल्स चेक करें। अगर आपको चेक करनी नहीं आती है तो ऑक्सीमीटर तो सबके पास है आजकल, ऑक्सीमीटर लगा के देख लीजिए कि कितनी पल्स आ रही है। अगर तो 70 to 80 के बीच में है तो नॉर्मल है, वो ठीक है। लेकिन अगर कम है, 60s में है, इसका मतलब है आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग है। और अगर 80 से ऊपर है, 90s में है, इसका मतलब है आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। हार्ट स्ट्रांग नहीं है, जल्दी 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 बीट कर रहा है, वर्क हार्ड कर रहा है, ठीक है। अब आप आ जाइए सेकेंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो कि करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था मसल बढ़ाना बहुत जरूरी है। हाफ kg मसल बढ़ जाए तो 50 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न हो जाएंगी। ये मसल्स कैसे बढ़ती हैं? मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। या तो आप वेट्स के साथ करिए, जिम में जाइए। अगर आप जिम में जाना नहीं चाहते हैं, वेट्स नहीं करना चाहते हैं, तो अपने बॉडी का वेट रेजिस्टेंस की तरह यूज करके जो फ्री एक्सरसाइजेस होती हैं, क्रंचेस हैं, स्क्वाट्स हैं, लंजेस हैं, लेग रेज है, आर्म एक्सरसाइजेस हैं, है ना, प्लैंक्स हैं, ये सारी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहलाती हैं और इसे करना भी जरूरी होता है। आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी मसल स्ट्रांग है कि नहीं? घर पे कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप पेट के बल लेट के और जैसे भुजंग आसन करते हैं, अपने आप को उठाते हैं ऊपर, पैर जमीन पे रखे हुए, आप ऐसे उठाइए और हवा में ही रहिए। अगर आप 40 सेकेंड से ज्यादा ऐसे हवा में रह सकते हैं, इसका मतलब है आपकी बैक मसल्स बहुत अच्छी हैं। अगर 20 सेकेंड से कम तक आप अपने आप को रोक सकते हैं, इसका मतलब है आपकी बैक मसल्स ठीक नहीं है, आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। उसी तरह टमी की एक्सरसाइज भी आप चेक कर सकते हैं, इसको कहते हैं एब होल्ड टेस्ट। ये जो लेडी का आप दिख रहा है, इस तरीके से आपने हवा में अपने आप को रोकना है 45 डिग्रीज में। अगर आप 40 सेकेंड से ज्यादा होल्ड कर सकती हैं, तो इसका मतलब है आपकी टमी एक्सरसाइज, टमी की मसल्स अच्छी हैं। और लेस देन 20 सेकेंड्स, इट्स नॉट सो गुड, सो यू नीड टू डू द स्ट्रेंथनिंग। ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं आप। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आपके जो जॉइंट्स हैं वो कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप टो अपने टच कर सकते हैं कि नहीं।
अगर नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है ऑलरेडी आपके हिप जॉइंट में स्टिफनेस आ गई है। आर्म्स का आप इस तरीके से चेक करिए, पीछे टच करने की कोशिश करिए। अगर तो आप टच कर लेते हैं इसका मतलब है आपकी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। अगर नहीं कर सकते हैं तो ऑलरेडी आपकी जो शोल्डर्स है वो स्टिफ हो गए हैं, तो आपको आर्म एक्सरसाइजेस, रोटेशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस ये करना जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमको पता चल गया कि हमें कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, हमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, हमें स्ट्रेचेस करने हैं। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो कितना करना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए? कोई कहता है 30 मिनट्स करो, कोई कहता है 45 मिनट्स करो। लेकिन जो प्रोटोकॉल है एशियन, हम एशियंस लोगों के लिए जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है जिससे आपका वेट लॉस होगा वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आपने एक ही बार में 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज करनी है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू एक्सरसाइज in the whole day in breaks. Okay, the total time for you to exercise to lose weight is 1.5 hours in the whole day. 1.5 घंटा एक्टिविटी पूरे दिन में करना जरूरी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। और अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो 1 घंटा पूरे दिन में बहुत है। अब जो ये 1.5 घंटा है उसको कैसे डिवाइड करना है? 1.5 घंटे में 1 घंटा आपने कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। कौन सी? वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, ये 1 घंटा कार्डियो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में करें, उसको ब्रेक कर लीजिए। सुबह थोड़ी सी कर लीजिए, शाम को, रात को, ऐसे ब्रेक करके आप 1 घंटा कार्डियो कर सकते हैं। डिफरेंट भी कर सकते हैं। सुबह आपने वॉक कर ली, दोपहर को आपने ट्रेडमिल कर ली और रात को आपने डांसिंग कर ली। तो ये भी सब मिला के पूरा 1 घंटा कार्डियो पूरे दिन में करना है। 1.5 घंटे में 1 घंटा हो गया। आधा घंटा जो बचा है उसमें 15 मिनट रोज आपने कुछ ना कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। आर्म्स रोटेशन, लेग लिफ्ट्स, लंजेस, क्रंचेस, प्लैंक्स, जो भी आप करना चाहें 15 मिनट रोज के होने चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर पाते हैं तो हफ्ते में 2 दिन आधा आधा घंटा ये अलग से भी कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स अच्छे से बढ़ेंगी और आपकी शेप अच्छी होगी, आपकी कैलोरीज जल्दी बढ़ेंगी। राइट? सो 1.5 घंटे में 1 घंटा कार्डियो, 15 मिनट स्ट्रेंथनिंग। जो 15 मिनट बच गए हैं वो डे टू डे एक्टिविटी, जो आप कह रहे थे कि मैं घर का काम करती हूँ या मैं बाजार पैदल जाती हूँ या मैं अपने डॉगी को लेके जाती हूँ, ये सब डे टू डे एक्टिविटी में आता है। 15 मिनट रोज करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन अगर ज्यादा करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी एक्सरसाइज ना करें जो कि मैंने बताई है, उसके बिना वेट लॉस नहीं होगा। राइट? सो दिस इज अबाउट weight loss protocol of exercise. Now we come to very important thing, diet. So exercise आपने कर ली, अब आपने खाने पे ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। आप अगर कहेंगे मुझे वेट लॉस करना है तो 70% डाइट से है और 30 to 40% एक्सरसाइज से है। इसीलिए जो आप हैं वो दिखाता है कि आप क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। We really are what we eat and drink. Okay, so क्या करना चाहिए? पहले मैं आपको जनरल चीजें बताऊंगी, फिर हम बताएंगे कि कैसे खाना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम हेल्दी खाना खाएं। और हेल्दी खाने का मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो अनाज और अन्न है और जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हमारे हेल्दी होने चाहिए, प्रोटीन्स हेल्दी होने चाहिए। आप कहेंगे कि ये हेल्दी में क्या आता है? तो जितना भी महीन अनाज होगा, ज्यादा पिसा हुआ और छना हुआ अनाज होगा,
उतनी ज्यादा आपकी शुगर बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका फैट डिपॉजिट होगा। बड़ा सिंपल सा रूल है। इसका मतलब है कि हमें इस तरीके का अनाज खाना है जो कि कम पिसा हुआ हो और इसमें फाइबर ज्यादा हो। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं, आप कोई भी चीज ले सकते हैं। आप अपना जो व्हीट है जो है उसको भी अगर बिना छने हुए लें तो वो होल व्हीट कहलाता है। ओट्स है, आपका पोहा है, जौ है, कुट्टू का आटा है, किनवा है, बाजरा, ज्वार, है ना, ये सब चीजें। और जो है ब्राउन राइस जो है, रेड राइस भी आजकल मिलने लगा है, रेड पोहा भी मिलता है। सो इसमें क्या चीज है, इसमें ज्यादा फाइबर है, इसको ज्यादा हमने छना हुआ नहीं है। जितना ज्यादा छना हुआ होगा उतना ज्यादा आपका फैट डिपॉजिट होगा। सिंपल सा रूल है। सेकंड, प्रोटीन में आ जाइए। हेल्दी प्रोटीन क्या होते हैं? हेल्दी प्रोटीन होते हैं जिससे कि आपका जो मांसपेशी अच्छे से बनती है और आपका कम फैट डिपॉजिट होता है। तो हैविंग गुड प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। वेजिटेरियंस में क्या होगा, आपके सारे दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, दूध दही है, लेकिन ये कम फैट वाला दूध और दही लेना है, पनीर है, और सोया जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत हाई वैल्यू प्रोटीन होता है। आजकल सब जगह सोया मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए इसके अलावा आप फिश है, चिकन है, मतलब आपको वाइट मीट लेना है, रेड मीट अवॉइड करना है, राइट। व्हाट अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन? अब दिवाली आ रही है, हमने स्वीट्स तो खाने ही खाने हैं, और फेस्टिवल टाइम में होता ही है, बिंजिंग होती है। थोड़ी सी चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी जो मैंने खुद बनाई है। मैं लाना भूल गई थी, मैं अभी 1 सेकंड में लेके आती हूँ। गिव मी 1 मिनट। उसके टाइम तक आप ये पढ़िए। जो हम कहते हैं कि मिठाई खानी है, तो कुछ चीजें हम घर पे भी बना सकते हैं और जो कि हेल्दी हो सकती है। आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि मैदा बिल्कुल ना यूज करें। कोई भी जो मिठाई बनानी है, आप उसकी जगह जो मैंने बताया कि दूसरे जो है अनाज यूज कर सकते हैं। अगर उसमें आपने किसी में दूध डालना है या दूध की बनानी है तो लो फैट बनाना है, लो फैट मिल्क यूज करना है। खूब सारे ड्राई फ्रूट्स आप यूज कर सकते हो, और कॉन्डिमेंट, स्पाइसेस, इलायची, दालचीनी, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, इनको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने दिवाली के लिए सबके लिए बनाया है। और ये देखिए, ये लड्डू जो है, आप इसकी मैं रेसिपी आपको बताती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो। इसमें इक्वल क्वांटिटी ये ओट्स के हैं। सो आपने 1 कप ओट लिया, उसको भून लिया हल्का सा और कर दिया। 1 ही कप अगर ओट है तो उतने ही क्वांटिटी की आपने वॉलनट्स और कोई भी दूसरा जैसे आमंड्स, बादाम और अखरोट लेके, उतनी ही 1 कप लेके इन दोनों को मिक्स करके मिक्सी में इसका पाउडर बना लीजिए। और फिर एक कढ़ाई में डाल के उसमें आप जैसे सीड्स डाल सकते हैं, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, इसमें आप क्रैनबेरी डाल सकते हो, आप ब्लूबेरी डाल सकते हो, फ्लैक्स सीड्स पिसा हुआ डाल सकते हो, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल सकते हो। ठीक है, ये डाल के और इनको मैंने फिर थोड़ी सी हनी डाल के और इनके लड्डू बना लिए। इट इज सो न्यूट्रिशियस, और यही अच्छे से डब्बे में डाल के इस तरीके से जो है, और मैं ये सबको दूंगी। तो दिस इज हाउ, दिस इज सो सिंपल एंड सो न्यूट्रिशियस।
और अगर आप इसको कुछ और थोड़ा सा और वो बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ में मैंने डार्क चॉकलेट 75% डार्क चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़े से इसमें मिलाए हैं, तो इससे वो और भी टेस्टी हो गया है. और बट इट इज हाई, इट्स डार्क चॉकलेट, इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. ये गिफ्ट करेंगे सब लोग, बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे और घर के लिए भी बहुत अच्छा है और इट्स वेरी टेस्टी. आई एम टेलिंग यू, यू शुड ट्राई इट. ओके, सो यस, सो कमिंग टू नो कोल्ड ड्रिंक्स. कोई भी लिक्विड जो शुगरी होती है वो आप समझ लीजिए कि आप फैट पी रहे हैं, वो पूरा फैट में कन्वर्ट हो जाता है. कोल्ड ड्रिंक्स, इतने से कैन कोल्ड ड्रिंक में 350 ml में 12 चम्मच चीनी होती है. यू नो दैट, इतना ज्यादा चीनी होती है. आपको मतलब आप समझ लीजिए कि आपने आधा किलो फैट बढ़ा दिया. और जो पैक्ड जूसेस होते हैं, शेक्स होते हैं, जूसेस हम दिवाली में सबको देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर अदर्स. इतनी ज्यादा शुगर होती है उसमें, ठीक है. और उसी तरह शेक्स जो होते हैं, डिफरेंट आइसक्रीम शेक्स, चॉकलेट शेक, बनाना शेक, ये जो है इसमें जो बाजार में मिलते हैं उसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है. वो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, हेल्दी शुगर सब्स्टिट्यूट्स. आप हनी ले लीजिए, डेट्स ले लीजिए, अंजीर ले लीजिए, उससे मिठास लाइए. अगर आप सिनेमन डालते हैं, दालचीनी डालते हैं और इलायची डालते हैं, उससे भी मिठास आ जाती है. सो ये चीज का हमने बहुत ध्यान रखना है. दूसरा, जंक फूड. जंक फूड इज लाइक पॉइजन. प्लीज रिमेम्बर, मैं इसलिए ये स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही आपने सपोज एक बर्गर खाया तो उसमें इतना सॉल्ट होता है, इतना शुगर होता है. शुगर मतलब शुगर की तरह नहीं, उसमें मैदा होता है, दैट इज इक्वल टू शुगर. और ट्रांस फैट जो होता है वो इतना खराब होता है बॉडी के लिए कि जैसे ही आपने एक बर्गर खाया तो अगले 6 घंटे तक पूरे बॉडी में आपके फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स होते हैं, ये घूमते रहते हैं और पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं. तो देखिए कि अगर आप रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, कुकीज, पेस्ट्रीज, ये जो चीजें हैं, ये सब चीजों में ट्रांस फैट होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और एडिटिव्स होते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं बॉडी के लिए. ओवरऑल इन्फ्लेमेशन करते हैं, बॉडी को डिजीज करते हैं. तो जंक द जंक फूड प्लीज. वंस इन अ वाइल इट्स ओके. आप कहेंगे अरे हम बिल्कुल ना खाएं, नहीं, जरूर खा सकते हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल मेक इट लाइक अ ट्रीट, अ बिंजिंग डे, और फिर आप उसको कॉम्पनसेट करिए. फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको बहुत सी बीमारियों से, बहुत से कैंसर से और बचाती है ना. ये आप कहेंगे फाइबर क्या है? फाइबर का मतलब ये है कि जो छिलका होता है, जो अनाज का छिलका ले लीजिए या वेजिटेबल्स के अंदर होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है, ये फाइबर कहलाता है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर. ये एक ऐसी चीज है जो आपको इतना अच्छा वेट लॉस भी देगी और आपको हेल्दी रखेगी और बीमारियों से बचाएगी. तो आप कहेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ? खूब वेजिटेबल्स खाइए, कम तेल में बने हुए, और फ्रूट्स खाइए. और आप कुछ ऐसी जैसे चिया सीड्स हैं, सब्जा सीड्स हैं, ये पानी में भिगो के आप रोज लीजिए. वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड फॉर हेल्थ. और ईसबगोल जैसे है, आप कहेंगे ईसबगोल को लेने की क्या जरूरत है रोज, मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन होती नहीं है. ये इट इज नॉट फॉर कॉन्स्टिपेशन, इट इज अ प्रीबायोटिक. वो आपके जो इंटेस्टाइन्स में, हमारा जो इंटेस्टाइन्स है 28 फीट का इंटेस्टाइन होता है इतने छोटे से पेट के अंदर, और उसमें 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये हमारे पेट के अंदर हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर हैं. अगर ये अच्छे होते हैं तो आपको डिजीज नहीं होगी, अगर ये खराब वाले हैं तो आपको डिजीज हो जाएगी. तो इनको बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है? फाइबर लेना है,
प्रीबायोटिक्स लेना है, जैसे ईसबगोल है, व्हीट ब्रांड है, ओट ब्रांड है, ओट्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिया सीड्स, इन सब में फाइबर होता है। हेल्दी फैट लेना है। हेल्दी फैट का मतलब क्या है? आप कहेंगे कि मैं तो ऑलिव ऑयल लेती हूँ पर फिर भी मेरा वेट बढ़ जाता है। चाहे वो अच्छा फैट हो, लेकिन क्वांटिटी बहुत जरूरी है, कितना ले रहे हो आप। एक सिंपल सा रूल आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम खाना पूरे घर के लिए बनाते हैं, अलग अलग तो बनाते नहीं है कि मैं 2 चम्मच में पूरा दिन खा लूंगी, ऐसा तो होता नहीं है, पूरे घर के लिए खाना बनता है। तो एक सिंपल सा रूल है, आप देखिए महीने में पर पर्सन आप ऑयल सिर्फ आधा लीटर यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर 4 लोग हैं तो महीने का 2 लीटर लगना चाहिए, अगर 6 लोग हैं तो 3 लीटर। अगर आपका ऑयल घी इससे ज्यादा यूज हो रहा है, इसका मतलब आप ज्यादा ऑयल और फैट खा रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। यहाँ तक कि हम जब वेट लॉस करवाते हैं तब हम फैट लेवल 300 ml पर मंथ कर देते हैं। मतलब आप सिर्फ 2 चम्मच दिन का ऑयल लेंगे, उसमें से थोड़ा घी भी ले सकते हैं, वो आपके लिए इनफ है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। 300 ml पर पर्सन पर मंथ इफ यू वांट टू लूज वेट। ठीक है, आप अच्छे जो है फैट लीजिए, जिसमें ऑलिव ऑयल हो सकता है, राइस ब्रांड हो सकता है, किनोला हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, फ्लैक्स सीड का हो सकता है। दीज आर ऑल गुड ऑयल्स। ठीक है, गुड ऑयल्स का मतलब नहीं है कि आप आराम से जितना मर्जी खा लें, सभी ऑयल्स की कैलोरीज बराबर होती हैं, 500 ml पर पर्सन पर मंथ, नॉट मोर देन दैट। फिर जो कि मैं बात बता रही थी कि हमारे इंटेस्टाइन्स में माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो हमें डिजीज से बचाते हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमें प्रोबायोटिक्स लेना जरूरी होता है फूड में। फर्मेंटेड फूड, ढोकला, इडली, डोसा, पनीर, आपका दही, लस्सी, छाछ, कड़ी, दीज आर ऑल वेरी, जैसे हम कांजी पीते हैं जो कि बीटरूट और गाजर से बनती है, पिकल्स, दीज आर ऑल फर्मेंटेड प्रोबायोटिक, वो बहुत अच्छे होते हैं अपने इंटेस्टाइन्स के लिए, डाइजेशन के लिए, डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए और वेट लॉस के लिए। डिपेंड करता है आप उसको कैसे बना रहे हैं, कम तेल में बनाना है, राइट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेट लॉस के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, देखिए आपको पता चल गया है कि क्या क्या चीजें हेल्दी होती हैं, लेकिन कितनी खानी है, पोर्शन साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज का ध्यान रखिए कि पोर्शन साइज, जो चीज अच्छी है, अगर आपको लग रहा है कि ओट्स अच्छे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप एक इतना बड़ा बोल भर के खाएंगे, कैलोरीज तो ज्यादा जाएंगी। इसीलिए अनाज का 2 टेबलस्पून रॉ इज 1 पोर्शन, वो एक बार में आप 2 टेबलस्पून बने अनाज की चीज, रोटी है या पोहा है या ओट्स हैं, 2 बड़े चम्मच एक बार रॉ की बनी कोई चीज ले सकते हैं। आप कहेंगे ये तो इतने छोटी सी है, चावल में 2 बड़े चम्मच का तो इतना सही रह जाएगा। यस, ये 1 पोर्शन है, उसको आप बढ़ाने के लिए उसमें वेजिटेबल्स मिक्स करिए, उसका एक पुलाव बना के खाइए। अब आप देखिए कि अगर हम बड़ी प्लेट यूज करते हैं तो उसमें सेम क्वांटिटी है, ये सेम क्वांटिटी है, छोटी प्लेट में ये कितना बड़ा लग रहा है और बड़ी प्लेट में ये छोटा लग रहा है। इसीलिए अगर आपको अपनी कंट्रोल करना है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, छोटी प्लेट में खाइए, दिखने में वो ज्यादा लगता है, अपने आप थोड़ी सी भूख कम हो जाती है। ऑल्सो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ, जापान में एक जगह है ओकिनावा, जहाँ के लोग सभी, मतलब काफी लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, दे आर वेरी हेल्दी। तो उनका एक सिंपल सा, वो बहुत काम भी करते हैं, उनका खाना भी बहुत हेल्दी है, बहुत वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये लेते हैं, बीन्स लेते हैं, लेकिन उनको जब खाना खाने लगते हैं तो वो प्रेयर करते हैं खाना खाने से पहले, उसको कहते हैं हारा हाशी बू, उसकी ये प्रेयर कहलाती है। और वो ये कहते हैं कि जब मैं
80% फुल हो जाऊंगा, जबकि मुझे लगने लगेगा कि मैं फुल होने लगा हूं, अभी भूख है थोड़ी सी, तब मैं रुक जाऊंगी या रुक जाऊंगा, उसके बाद नहीं खाऊंगा. इट इज कॉल्ड 80% रूल. एंड ये, इससे क्या होगा, आपका पोर्शन साइज, आपकी क्वांटिटी कम जाएगी, लेकिन आप फिर भी फुल रहेंगे और आपकी कैलोरीज कम होगी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस. ओके, सो आप कहेंगे मेरे को कैसे पता चलेगा कि 80% फुल हो गया है? आपको बस ये ध्यान रखना है कि खाना खाते टाइम आप धीरे धीरे चबा के खाइए, और जब आपको लगे कि मेरा बस फुल हो रहा है, दोबारा ना सर्विंग ले, दोबारा ना रोटी ले, सब्जी ले, दाल ले, एक ही बार बहुत है. और डेजर्ट है, जैसे बाद में स्वीट डिश है, उसको अगर आप अवॉइड कर पाए तो बहुत ही अच्छा है. सो दैट इज द 80% रूल. अब आ जाइए वाटर. आप कहेंगे वाटर, 60% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर. तो अगर आप कम पानी पिएंगे तो बॉडी में हलचल मच जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्लॉटिंग बढ़ सकती है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, सब डिहाइड्रेशन के कारण हो जाते हैं. इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है. रोज अच्छे से पानी पीजिए. चाय कॉफी पानी में नहीं आती है. पानी के लिए आपको सिंपल पानी या कोकोनट वाटर या छाछ में, उसमें आप पानी डाल के ले सकते हैं. एंड 35 ml पर kg इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यू शुड बी टेकिंग. आप अपने लिए कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना मिनिमम है. अगर ज्यादा गर्मी है तो इससे ज्यादा लीजिए, और ठंड है तो इतना तो लेना ही है. राइट. अब आपको बारे में मैं बता रही थी, चाय कॉफी पानी के अंदर नहीं आती है, क्योंकि चाय कॉफी में कैफीन होती है, डायूरेटिक होता है, इससे आपको ज्यादा यूरिन पास होते हैं. तो जितनी आप चाय कॉफी ले रही हैं उतना पानी लेना एक्स्ट्रा जरूरी होता है. कैफीन जब आप लिमिटेड अमाउंट में लें तो अच्छी होती है बॉडी के लिए, आपको अलर्ट रखती है, और इट हैज एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो. तो अगर आप 1 या 2 कप कॉफी लेते हैं वो ठीक है, या 3 कप तक चाय लेते हैं तो ठीक है. उससे ज्यादा अगर आप लेंगे कैफीन तो आपके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट आने लगते हैं. नर्वसनेस, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, और इंसोम्निया, रात को सो नहीं पाएंगे, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी. सो ये सब चीजें हाई कैफीन से होती हैं. अगर आप जानना चाहते हैं तो 1 कप टी में अराउंड 50 to 90 मिलीग्राम जो होती है कैफीन, और एक कॉफी में जो होती है वो 90 to 110 115 तक होती है. मतलब कॉफी में ज्यादा स्ट्रांग होती है. इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है. हमेशा ये देखिए कि चीनी जो है अवॉइड करिए, और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनको ना डालिए. अपने आप अपनी आदत डालिए, कम कम चीनी, पहले धीरे धीरे कम करिए, फिर आपको आदत हो जाएगी. 1 हफ्ता लगता है हमारे टेस्ट बड्स को यूज्ड होने के लिए. आपको पहले दिन बिल्कुल खराब लगेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रखेंगे 1 हफ्ते तक, यू विल गेट यूज्ड टू इट. और 1 हफ्ते के बाद अगर आप चीनी डालेंगे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी. सो दिस इज व्हाट इट इज. आई वुड ऑल्सो, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, तो मैं अबाउट अल्कोहल भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर अल्कोहल लेते हैं तो बस थोड़ा ध्यान रखिए कि 1 पोर्शन साइज से ज्यादा पर डे ना लें. आप कहेंगे 1 पोर्शन साइज क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ. वाइन जो है, जो कि लिटिल बेटर होती है हार्ट के लिए, लेकिन अगर ज्यादा लेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं है. वाइन अगर लेना चाहे, रेड या व्हाइट, तो वो 5 आउंसेस, 1 आउंस 30 ml का होता है, तो 150 ml से ज्यादा पर डे नहीं लेना चाहिए वाइन. लिकर, जो हार्ड लिकर होता है, जिन, विस्की, रम जो है, वो 45 ml, 1.5 आउंसेस से ज्यादा एक बार में नहीं लेना चाहिए. बियर जो है 12 आउंसेस, 360 ml से ज्यादा एक बार में नहीं लेना है. सो अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपका लिवर ठीक रहेगा, आपकी बॉडी ठीक रहेगी. लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल फर्मेंटेड शुगर से बनता है, तो अगर आप ये ज्यादा ले रहे हैं तो आपका शुगर बढ़ेगा और फैट ज्यादा डिपॉजिट होगा, लिवर को भी इफेक्ट करता है. तो उसका हमने ध्यान रखना है.
always, right? So going forward, स्मोकिंग से भी वेट बढ़ता है. आप कहेंगे स्मोकिंग करते हैं तो वेट कम रहता है, और स्मोकिंग जैसे ही बंद करते हैं तो वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है. इसलिए प्लीज स्मोक मत करिए कि आपने वेट लॉस करना है, क्योंकि हर एक सिगरेट के जो स्मोक में 4000 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. नाइट्रोसामीन्स, कैडमियम, अमोनिया, ये तो कुछ बता रही हूँ. 4000 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी नाड़ियों को, ब्लड वेसल्स को हार्ड कर देते हैं, उसको स्टिकी बना देते हैं, उसमें क्लॉट बनने लगते हैं, हार्ट अटैक आने का डर रहता है, स्ट्रोक का डर रहता है, और लंग्स तो खराब होते ही है. अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लंग कैंसर हो जाते हैं. इसीलिए एक तो आपको हो रहा है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग जो आप आसपास आपके हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उन पे भी ये असर होता है, क्योंकि वो भी इनहेल कर रहे हैं. इसलिए स्मोकिंग इज कंप्लीट नो नो. अगर आप स्मोक करते हैं तो धीरे धीरे उसको बंद करिए, विच विल मेक यू हेल्थियर एंड ऑल्सो लेंथन योर लाइफ, बिकॉज दिस रिड्यूसेस योर लाइफ टाइम. एक सिगरेट 6 मिनट आपका कम कर रही है जिंदगी का. स्लीप साइकिल, स्लीप ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम ठीक से सो नहीं रहे हैं, उससे भी वेट गेन होता है. क्योंकि जब आप सोते हैं तो जो आपके एंजाइम्स होते हैं, जो आपके डाइट को कंट्रोल करते हैं, वो रिलीज होते हैं, जिससे कि आप तृप्त रहते हैं. अगर आप उठे हुए रहते हैं तो भूख लगने वाले लेप्टिन जो एंजाइम, ये रिलीज होते हैं, जिससे आपको भूख लगती है और ज्यादा मीठा खाने की मन करता है. आपने देखा होगा रात को अगर आप देर जगते हैं तो आपको कुछ अगड़म शगड़म खाने का मन करता है, और इसीलिए वेट बढ़ता है. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी स्ट्रेसिंग फॉर गुड हॉर्मोन्स, फॉर गुड ग्रोथ एंड टू कंट्रोल वेट ऑल्सो, राइट? सो स्लीप वेल, वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्लीप वेल के लिए 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए. टाइम अपना फिक्स करिए. सोने के पहले एकदम एक्सरसाइज ना करिए, चाय कॉफी ऐसी चीजें ना लीजिए. ब्लू लाइट जो है, फोन, लैपटॉप, टीवी, जो इससे ब्लू लाइट रिलीज होती है, उससे जो है स्लीप साइकिल खराब होती है. उसको ना देखें, ट्राई करें. और जो है अपना हैप्पी थॉट्स लेके सोए तो आपको अच्छी नींद आएगी. Also in the end, very important is to de-stress. अपने आप को खुश रखिए, हैप्पी रखिए, स्माइल करते रहिए. अगर आप स्माइल करते हैं, अगर आप सोचिए कि अंदर आपको बहुत घबराहट है, कोई टेंशन है, लेकिन आप स्माइल करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है वो बहुत नासमझ है, उसको लगता है अरे ये स्माइल कर रही है तो शी इज हैप्पी. तो वो ब्रेन फील गुड केमिकल्स, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिससे धीरे धीरे बॉडी को अच्छा लगने लगता है, एंड यू फील बेटर, यू फील नाइस, यू फील हैप्पियर एंड कॉन्फिडेंट. सो कीप स्माइलिंग, एंड अपने ब्रेन को आप फूल भी कर सकते हैं इस तरीके से. एंड ऑफ कोर्स डी स्ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. गिव योरसेल्फ टाइम, कुछ अलग टाइम अपने आप को दो, जहां आप जो चीज अच्छी लगती है कुछ ना कुछ करना चाहिए. पेंटिंग है, म्यूजिक है. डी स्ट्रेसिंग का मतलब ये नहीं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं. आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपके मन को अच्छा लगे. आप गार्डन में जा सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, म्यूजिक देख सकते हैं, जो भी, आप कुकिंग कर सकते हैं, sewing कर सकते हैं, whatever. So that is de-stressing. All right. So that is very, very important. And the most important thing is कि आप अपने आप को अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबसे घिरे हुए रखें. अकेला जो होता है वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है. आप अपनी बात किसी से कह नहीं सकते हैं. वही चीज आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो कि फैट डिपॉजिट करता है. तो इसलिए अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहना, फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्टेड रहना इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस.
So in the end, I would just say कि एक्सरसाइज करते रहिए, बी एक्टिव, eat healthy, drink enough water, don't drink too much of alcohol, moderately, stop smoking, sleep well, and keep smiling all the time. Be happy. So that is what is all about being healthy and well for life. Thank you. Thank you so very much, Anju ji. It was such a wonderful session. And you won't believe I start getting so many texts. मैम ये सेशन तो हमको बार बार लगेगा, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ आपने इतना वेल एक्सप्लेन किया. शायद कुछ चीजें सुन के तो मैं ही आज मोटिवेट हो गई, बिकॉज आई नहीं छोड़ देते हैं. समटाइम वी फील लिटिल लेथार्जिक टू टेक एनी एक्शन, बट द वे यू एक्सप्लेन इट वाज so well explained. हमको लग रहा था कि हम तो कुछ मिस कर रहे हैं. We are really missing something. So thank you imparting such a beautiful knowledge to us, Anju ji. And now lots of people are asking. Yeah, I'm getting lots of thank you का message. I only can see because वो directly मेरे को ही मैंने उसको set किया हुआ है. So Anju ji, now some people wanted to ask some question. Can you please stop screen sharing? Can you please stop your screen sharing, Anju ji? अच्छा. So that I can pin you. Yes, now everybody can see you. Now, अच्छा, अब आप सब लोगों का कोई सवाल है, कोई भी आप जानकारी, I'm sure कुछ ना कुछ सवाल बचे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अंजू जी ने बताया है सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं. बट स्टिल अगर आप लोग के कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं अंजू जी के साथ शेयर करूंगी. तो ओके, पहला क्वेश्चन आया है. ओके, सो बनारसी साहा जी का एक सवाल है अंजू जी. इफ समबडी इज एट द एज ऑफ 35 है, क्या वो स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आप चाहे 6 साल के हो, 35 साल के हो, या 60 या 90, आप स्किपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है सबसे पहले कि एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी. जब हम खड़े रहते हैं, जैसे मेरा 60 वेट है, तो उतना 60 केजी का प्रेशर मेरे नीज पे और एंकल पे पड़ता है जब हम खड़े हुए रहते हैं. ठीक है, मैं 60 केजी हूँ, 60 केजी का प्रेशर पड़ रहा है. लेकिन जब हम वॉक करने लगते हैं, सिंपल वॉक, जो प्रेशर नी पे पड़ता है बिकॉज ऑफ मोमेंटम 60 केजीज का नहीं होता है, 3 to 4 times 60 केजीज होता है. सो जब व्हेन आई एम वॉकिंग, तो मेरा जो प्रेशर नी पे पड़ रहा है वो 180 केजीज या 240 केजीज पड़ रहा है जब मैं वॉक कर रही हूँ. और अगर मैं स्किपिंग करती हूँ, मैं अपने आप को उछाल रही हूँ, तो जो प्रेशर नी पे पड़ता है वो 7 to 8 to 10 times माय वेट होता है. तो अगर आप कोई भी एज के हो, लेकिन वेट बहुत जरूरी होता है. अगर आप ओवर वेट हैं तो स्किपिंग करेंगे तो आपके नीज खराब हो जाएंगे. तो आपने सबसे पहले अपना वेट ठीक करना है, और आप जब स्किपिंग स्टार्ट करेंगे तो दोनों पैर ऊंचे होके स्किपिंग नहीं करना है. पहले जो हम एक पैर के साथ करते हैं ना, जैसे साइकिलिंग, ऐसे करके आपने स्किपिंग स्टार्ट करनी है. फिर जब आपका जो मसल स्ट्रांग हो जाए, तब आपने पूरे 2 पैर उठा के फिर स्किपिंग करनी है. दैट्स द आंसर. आपकी आवाज नहीं आ रही लता. ओके, सो थैंक यू अंजू जी. सो अनदर क्वेश्चन देवेंद्र राठौर जी पूछ रहे हैं जयपुर से कि आजकल रिफाइंड ऑयल ज्यादा यूज होता है, क्या ये सही है? हाँ, ये बहुत क्वेश्चन सब पूछते हैं. रिफाइंड ऑयल जनरली नॉट वेरी हेल्दी माना जाता है. जो सबसे हेल्दी ऑयल माना जाता है वो है कोल्ड प्रेस, जो कि ज्यादा जिसको हीट प्रोसेसिंग ना की हुई हो. और क्योंकि जो रिफाइंड करते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसमें कई जो अच्छी जो एंटीऑक्सीडेंट्स और जो अच्छी जो खूबियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं. तो आप जिस तरीके से मैंने बताया, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है. ऑलिव ऑयल 3 तरीके का आता है. एक तो एक्स्ट्रा वर्जिन आता है, वर्जिन और पोमेस.
तो एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन जो होता है वो आप सैलेड्स के लिए यूज कर सकते हैं। कुकिंग के लिए पोमेस ऑयल यूज होता है विच इज वेरी गुड, केनोला ऑयल इज वेरी गुड, फ्लैक्सीड ऑयल इज वेरी गुड, राइस ब्राइन ऑयल इज वेरी गुड। सो आप ये जो अच्छे वाले हैं सफोला ये यूज कर सकते हैं। और हर एक मतलब आपको ये ऑयल बदल बदल के लेना चाहिए, क्योंकि हर एक ऑयल में कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि दूसरे ऑयल में नहीं होते हैं। हमारी बॉडी को 10 के करीब एसेंशियल फैटी एसिड्स की जरूरत होती है जो हमें बाहर से मिलते हैं, और हर एक ऑयल में कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक ही ऑयल पूरी जिंदगी मत लीजिए, बदल बदल के लीजिए। सो आप कुछ महीने ऑलिव ऑयल लीजिए, फिर उसके बाद कैनोला लीजिए, फिर उसके बाद राइस ब्राइन लीजिए, फिर मस्टर्ड भी ले सकते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं। राइट। ओके, सिमिता दबाड़े जी पूछ रहे हैं फ्री रेडिकल से कैसे अवॉइड करें? फ्री रेडिकल सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। जब हम कुछ अनहेल्दी खाना खाते हैं, है ना, जैसे फ्राइड ट्रांस फैट वाला खाना या जंक फूड खाते हैं, या हम बाहर गंदी हवा से सांस ले रहे हैं, या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो काम होता रहता है सेल्स के अंदर, अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारी सेल्स कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। अब ऑक्सीजन तो अच्छी होती है बॉडी के लिए, लेकिन ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें ये थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इसको कहते हैं फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स। ये नॉर्मल ऑक्सीजन की जैसे नहीं होती है और ये हार्मफुल होती हैं, और ये पूरे बॉडी में फैलते जाते हैं। जैसे जैसे आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, आप अच्छा खा नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और बहुत पोल्यूशन में रह रहे हैं, तो ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं और ये पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब आपकी सेल्स को ठीक से काम नहीं करने देते हैं, और इसके कारण आपका रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर। तो इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने आप अच्छी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोबायोटिक्स, हेल्दी ग्रेन्स, हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स लेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को मार भगाते हैं। तभी हम कहते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ये ऑक्सीजन रेडिकल को जो मारता है उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट किस में होते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, कंचन जी का एक सवाल है, मैम मुझे 40 to 45 डेज से हंगर फील, ओके, भूख नहीं लगती है, तो ऐसे में क्या रीजन हो सकता है? भूख नहीं लग रही है ये तो बहुत कम लोग बोलते हैं। भूख न लगने के कई कारण हो सकते हैं। आप इसमें आपको पूरा पहले अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या ऐसी चीज बदली है जिसमें कि आपको ऐसी फीलिंग आने लगी है। कई बार जो होता है, आई मीन इट इज कम सोने से, बहुत स्ट्रेस रहने से, बहुत एंजाइटी रहने से भी ये होने लगता है। लेकिन अगर आप अपना चेकअप कराएं, 6 ब्लड टेस्ट आप कराएं, तो हमको पूरा आइडिया हो जाता है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक तो हीमोग्लोबिन, आप हीमोग्लोबिन अपना चेक कराएं। अगर कम रहता है तो भी थकावट, फटीग और खाने का मन नहीं होता है हीमोग्लोबिन कम होने से। सेकंड, आप लिपिड प्रोफाइल कराइए, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ओके, ये सब ट्राइग्लिसराइड्स। तो अगर ये ज्यादा है तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। फिर आप अपना फास्टिंग शुगर कराइए, और फास्टिंग शुगर के साथ साथ HbA1c। तो अगर शुगर ज्यादा होती है, डायबिटीज होती है, उसमें ज्यादा भूख लगती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है, स्ट्रेस्ड है, तो भी इस तरीके की फीलिंग आती है। इसके अलावा जो है विटामिन D3 एंड विटामिन B12, ये जो 6 चीजें हैं
और लास्ट में है थायराइड प्रोफाइल, TSH। तो अगर आप ये सब चीजें आप करती हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कहीं पर गड़बड़ मिलेगी आपको, और उसको ठीक करने से आपको बहुत बेहतर फील होगा। मोर इम्पोर्टेंटली, भूख लगने के लिए माइंड से बहुत रिलेशन होता है। ओके, सो आप देखिए, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं है, अगर नहीं है तो भी आप थोड़ा टाइम निकालिए, और धूप में जब हम जाते हैं, जो धूप की किरणें होती है ना, उससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत रिएक्शंस होते हैं, फीलिंग ऑफ गुड रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, गुड रिलीज ऑफ एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, एंजाइम्स। तो उससे भी मन अच्छा होता है और भूख लगती है। मतलब मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रही हूँ, आपको अपने आप देखना पड़ेगा कि मेडिकल है या माइंड से हो रहा है या कुछ और बात है। ठीक है? Right. Okay, Anju ji, as you know that VLCC Well Science, we have very good nutraceutical range, एक पूरा अच्छा रेंज है, मैंने आपके साथ PPT शेयर भी किया था। तो संजय एंड दिव्या कुंडलिया जी का उसके ऊपर एक सवाल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स एंड दिस। सप्लीमेंट्स, देखिए सप्लीमेंट्स का बहुत कंट्रोवर्शियल रोल होता है। अगर तो आप ठीक से खा पी रहे हैं और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हैं, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, जैसे कि आपने वेल साइंस में देखा होगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी, चाय है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, टी एंटीऑक्सीडेंट रिच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज है, दैट इज हार्मलेस। वो आप लेंगे तो आपको हेल्प ही करेगा, राइट? और भी बहुत सी चीजें हैं वेल साइंस में जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, और उसमें आपको इट प्रिवेंट्स, जैसे रेस्ट क्लियर है जो कि कोविड के टाइम में बहुत हेल्प किया था, बिकॉज इट इज नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये नेचुरल आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हैं, ये हार्मफुल नहीं होते हैं, ये आप ले सकते हो आराम से। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे को कैल्शियम लेना ही लेना है या मेरे को विटामिन लेने ही लेने हैं, तो वो कंपल्सरी नहीं होते हैं। अगर आपकी जरूरत है तो आप लीजिए, और वरना अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल करते हैं या अच्छे से खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये बार बार लेने की जरूरत नहीं होती। आपने सपोज विटामिन डी चेक किया, विटामिन डी कम है तो यू हैव टू टेक सप्लीमेंट। आपने B12 चेक किया, वो कम है तो आप ले सकते हैं। आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है तो आप फिर स्टैटिन्स लेंगे। आपका शुगर हाई है तो फिर आप उस तरीके का यू विल टेक गार्सिनिया कंबोजिया जो आपको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से डिपेंड्स ऑन योर नीड, राइट? राइट। सो यस, वी आल्सो बिलीव इन प्रिवेंटिव हेल्थ। अंजू जी, हमारे जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है, लाइक हमारा एंटीऑक्सीडेंट है मैक्सोरेक, इट इज लाइक 4 to 5 फ्रूट एंड वेजिटेबल, जिसको हम कहते हैं एवरीडे वन हैज टू टेक। बट जो लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, उस लाइफस्टाइल में समटाइम इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट 4 to 5 वेजिटेबल हो, हमको ये टाइम निकाले। तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट शायद ऐसा हेल्प करते हैं उन लोगों को कि जो वो रेगुलर नहीं कर पाते, इट इज लाइक अ सोल्यूशन फॉर देम। So we have lots of solution. Okay, another question, Anju ji. What is the, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है राजीव रंजन जी ने, व्हाट इज द आइडियल स्लीपिंग शेड्यूल? एक हम व्हाट इज द आइडियल स्लीपिंग शेड्यूल? जब स्लीपिंग शेड्यूल, आइडियल स्लीपिंग शेड्यूल। अच्छा, तो स्लीपिंग शेड्यूल का जो आइडियल होता है वो तो 7 to 8 आवर्स होता है। वो यूजुअली हो नहीं पाता है किसी के साथ भी। अगर आप कर सकते हैं 7 to 8 आवर्स एट वन गो, इट इज एक्सीलेंट। बट क्या होता है कि 7 to 8 आवर्स में हमारी 4 से 5 साइकिल्स होती है, 1.5 घंटे की एक साइकिल होती है जो रिपीट होती है। तो अगर आपका बीच में इंटरप्शन भी हो जाए, जैसे आपने वॉशरूम जाना है या बीच में नींद भी खुल जाती है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप दोबारा सो सकते हैं तो इट इज गुड इनफ, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्लीप में होती है कि वो नेचुरल हो और इंटरप्टेड ना हो, और जब आप सुबह उठे तो नेचुरली उठे। अगर आप जैसे अलार्म लगाते हैं और उसको इंटरप्ट करते हैं
तो आपकी जो नेचुरल साइकिल वो इंटरप्ट हो जाती है और उससे स्ट्रेस हार्मोन्स और दूसरी चीजें रिलीज होती हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो भगवान ने हमारे आईज को इस तरीके से बनाया कि जो हमारा आईलिड है वो 1 सेल थिक होता है, और जब सुबह आप खिड़की के पास या कमरे में और किरणें आती हैं सूर्य की, वो अगर अंदर जाती है आराम से अंदर जाके आपके आंख के पीछे रेटाइना होता है जिसको स्टिमुलेट करती है और आपकी फिर नींद खुलती है। इस तरीके से उठने से आपकी बॉडी बिल्कुल भरपूर हेल्दी रहती है। अगर आप एकदम झटके से उठते हैं किसी भी कारण रात को या सुबह, तो ये जो नॉर्मल साइकिल ये ब्रेक हो जाती है और इससे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। राइट, ओके। एक साधना जी का क्वेश्चन है जी कि अगर किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो तो वो वेट लॉस कैसे कर सकते हैं? स्लिप, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी बीमारी हो फिर भी हम वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। आप स्लिप डिस्क, यस स्लिप डिस्क होगी तो आप एक्सरसाइज वॉक करने में आपको प्रॉब्लम होगी, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी। स्लिप डिस्क भी एक होती है क्रॉनिक और एक होती है एक्यूट। एक्यूट में इतना दर्द होता है कि आप उठ ही नहीं पाते हैं, तब तो एक्टिविटी करना बिल्कुल आपको अलाउड ही नहीं होता है, और तब हम बेसिकली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप डाइट से ही कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अगर आपका पेन कम हो जाता है तब आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं फिजियोथेरेपी में, जिससे कि आपकी बैक का दर्द बिल्कुल हल्का हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे एक्टिविटी स्टार्ट करवाते हैं, वॉक टिल द पेन फ्री रेंज। मतलब आप जब स्टार्ट करेंगे आप इतना वॉक करिए कि जैसे ही आपको लगे कि मेरा पेन शुरू हो रहा है आप तक रुक जाइए, और इस तरीके आप पूरे दिन में थोड़ा 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 पूरा दिन में करेंगे तो आपका कलेक्ट हो जाएंगे मिनट्स ऑफ वॉक, एंड दैट इज गुड इनफ। So that is how we take care. Okay, one of our associate, I'll not take her name, she said कि I got operated and now my uterus is removed, including my ovaries, and due to which my weight is increasing. So right. इसमें मैं अपना वेट कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? Yes. So जब ऐसा होता है कि यूट्रस एंड ओवरीज अगर निकाल दिए जाते हैं तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस आ जाता है, जो कि मेनोपॉज में भी होता है। तो इट डज नॉट मीन कि आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपको अगेन सिंपल चीज जो मैं बता रही थी कि हेल्दी खाना, पोर्शन साइज और एक्सरसाइज एंड डी स्ट्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सा रूल ध्यान रखिए कि जब आप सुबह नाश्ता करें और लंच के बीच में 5 घंटे का गैप जरूर रखिए, जिसमें आप कुछ खाइए नहीं, पी सकते हैं आप कोकोनट वाटर, हर्बल टी, आपका वेल साइंस ग्रीन टी, ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ खाइए मत। कीप अ गैप। अगेन आप बिटवीन लंच एंड डिनर कीप 5 आवर्स गैप। शाम को आप चाय भी लेती हैं तो कुछ साथ में लीजिए मत, सिर्फ चाय लीजिए या कुछ और लीजिए। इस तरीके के गैप रखने से जो हार्मोन इंसुलिन जो होती है ना वो नीचे रहती है, जिससे कि आपका वेट या फैट डिपॉजिट नहीं होता है। तो ये दिस इज ऑल्सो अ रूल फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि आप बीच बीच में कर सकते हैं। जो फास्टिंग क्या होता है, इसका मतलब फास्टिंग व्हाई इट इज सपोज टू बी गुड, क्योंकि खा नहीं रहे हैं, इंसुलिन बढ़ नहीं रहा है, जैसे ही इंसुलिन बढ़ता है वो फैट को डिपॉजिट करता है। इसीलिए फास्टिंग इज ऑल्सो गुड वंस इन अ वाइल। सो आप इस तरीके का करिए, अच्छा एक्सरसाइज करिए, कीप योरसेल्फ बिजी, तो आई एम श्योर आपका वेट लॉस होगा। एक और क्वेश्चन है जो मैम, एक सुमिता जी हैं, सुमिता रावत जी, वो पूछ रहे हैं कि नाइट को मिनिमम कितनी चपाती लेनी चाहिए और कितने टाइम के बाद डिनर नहीं करना चाहिए? देखिए, चपाती का तो ये सिंपल सा रूल है कि चपाती, ग्रेन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दे आर गुड न्यूट्रिएंट्स। जो मैं आपको पहले भी बोला था कि एक तो क्वांटिटी, दूसरा क्वालिटी। आपको मल्टीग्रेन अगर आप लेंगे तो इट विल ऑलवेज हेल्प, और डिपेंडिंग करता है कि आपने वेट लॉस करना है कि नहीं। अगर वेट लॉस करना है तो 1 चपाती, गुड मल्टीग्रेन चपाती, उसमें आप पालक, ये वो मिलके पौष्टिक रोटी जिसे कहते हैं, इज
मोर देन इनफ। इसके अलावा आप दूसरी चीजें ज्यादा लीजिए, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप सोचिए, एक कप जो वेजिटेबल है 25 कैलोरीज का होता है अनकुक्ड, और एक कप राइस कुक्ड इज 120 कैलोरीज। तो आप सोच लीजिए द डिफरेंस। तो अगर आप अनाज एक रोटी लेते हैं लेकिन वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं, दाल लेते हैं, साथ में फ्रूट लेते हैं, इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, लो कैलोरी और हेल्दी। ओके, अनदर क्वेश्चन गोपाल रावल जी ऋषिकेश से ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो स्केड्यूल थोड़ा टाइट होता है, वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाते, अगर वो इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं या इवनिंग में जिमिंग करते हैं, क्या सेम बेनिफिट मिलेगा? यस, सो कि आप प्लीज टाइम को मत देखिए। बहुत थियरीज हैं, सुबह का करना ही अच्छा होता है, शाम का ठीक नहीं होता है। अब द सिंपल रूल जो मैंने आपको बताया था कि पूरे दिन में 1.5 घंटा एक्टिविटी करना है, आप उसको ब्रेक कर सकते हो। कुछ सुबह कर सकते हो, कुछ शाम को कर सकते हो, कुछ रात को कर सकते हो, इवन आफ्टर मील्स। पहले बोला जाता था कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करना इज हार्मफुल। यस, अगर आपने बहुत ज्यादा खाया हुआ हो तो इट इज नॉट गुड, बट अगर आप मिनिमल, जैसे मैंने बताया, सिंपल फूड लेंगे तो पोस्ट प्रैंडियल एक्टिविटी, ये रिसर्च है कि अगर आप खाना खाने के बाद सिंपल वॉक करते हैं 10 से 15 मिनट, तो जो ब्लड शुगर लेवल है और जो ट्राइग्लिसराइड, जो फैट लेवल हाई होता है खाना खाने के बाद, वो कम हो जाता है और फैट डिपॉजिट कम होता है। पोस्ट प्रैंडियल एक्टिविटी इज नाउ इज वेल रिसर्च। सो आप पूरे दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको शाम को अच्छा लगता है आप शाम को करिए, आपको रात को अच्छा लगता है रात को करिए, लेकिन सोने के 1-2 घंटे पहले, और उसको ब्रेक करिए, दैट इज मच बेटर। So one more question है, everybody is like they saw Anju ji and they said चलो सारे आज ही सवाल पूछ लो। If somebody has thyroid problem, so उसमें हम जो weight gain होता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसके लिए कोई पर्टिकुलर कुछ समथिंग we can suggest them? यस, जो हाइपोथायराइड केसेस होते हैं उसमें थायरोक्सिन की कमी होती है। आई एम श्योर जिसको भी पता है कि वो हाइपोथायराइड है, वो दवाई तो जरूर ले रहे होंगे। दवाई लेने पे अगर आपका TSH वैल्यू 0.6 और 4.6 के बीच में है, बल्कि अगर आप दवाई ले रहे हैं, इफ इट इज लेस देन 3, देन इट इज आइडियल एंड देन यू आर लाइक अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि आपका TSH नॉर्मल है, तब आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। और अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो देर इज सम प्रॉब्लम इन योर डाइट, एक्टिविटी, अदरवाइज। सो सबसे पहले देखिए कि आपका TSH वैल्यू ठीक है कि नहीं, आप दवाई ठीक से ले रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद आप डाइट एक्सरसाइज करिए, 100% वेट लॉस होगा। VLCC में इतने PCOS केसेस आते हैं, हाइपोथायराइड केसेस आते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सबका वेट लॉस होता है। It's not at all difficult. You can easily lose weight. But yes, hypothyroid में मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, इसलिए एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एक्सरसाइज के आपका वेट लॉस नहीं होगा। ओके, चिरादीप जी पूछ रहे हैं, चिरादीप जी हम लोग कोई ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं ऑलिव ऑयल के, तो आप कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। सो ही इज आस्किंग फॉर द ब्रांड नाउ। ब्रांड का देखिए कोई भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था, एक एक्स्ट्रा वर्जिन होता है, एक वर्जिन होता है और पोमेस होता है। जो एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन होता है वो सिर्फ सैलेड्स में डाला जाता है, जो पोमेस होता है वो आप कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए। सो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम देवेंद्र जी, अंजू जी, कि लाइक ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं नॉर्मली जिनसे वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? यस, सो ये वाइसी वर्सा होता है, या तो वेट आपका ज्यादा है तो बीमारियां हो जाती हैं, और बीमारियां होती हैं तो वेट गेन होने लगता है। आपने अभी बताया ये हाइपोथायराइड अगर किसी को है उससे वेट गेन होने लगता है। जो डायबिटीज होते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उनका भी वेट गेन होने लगता है क्योंकि इंसुलिन हाई रहती है। प्री डायबिटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस जो केसेस होते हैं, जैसे अभी आपका HbA1c अगर आप शुगर या चेक कराएं तो एक प्री डायबिटिक स्टेज होती है जो कि 5.7 और 6.4 के बीच में अगर आपका HbA1c होता है, जिसमें आप डायबिटिक नहीं है लेकिन प्री डायबिटीज है, तो उसमें विसरल फैट बहुत बढ़ने लगता है, राइट। और इसी तरह
जो बाकी है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जो कि वाइस वर्सा होता है कि आप मोटे होते हैं तो हो जाती है, अगर वो है तो आपका मोटापा बढ़ने लगता है। सर्टेन मेडिसिन होती हैं जैसे कि एंटी इंफ्लेमेटरीज होती हैं, या स्टेरॉइड्स होते हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं, इनसे भी वेट बढ़ने लगता है। सो इट इज ऑल lifestyle related, and everything you can control by your healthy lifestyle. It's very much possible. सुशील कुमार जी पूछ रहे हैं कि what is the ideal time to have a breakfast in the morning? Ideal time breakfast जब आप उठ जाएं so ऐसा है कि yes, breakfast is good to have. So the thing is कि what type of breakfast, आप जब उठ जाते हैं और आप जब अपने आप को फ्रेशन अप हो जाते हैं, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर स्केड्यूल यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट। जैसे मैंने कहा, ब्रेकफास्ट और लंच में 5 घंटे का गैप होना चाहिए, बस उस चीज का आप ध्यान रखिए। हैव गुड प्रोटीन और हेल्दी ग्रेन्स और साथ में फ्रूट, which is good enough. Okay. So मधु जी पूछ रहे हैं कि अगर मेरे को इवनिंग में एक्सरसाइज करना है, सो लंच में और उस इवनिंग के एक्सरसाइज शेड्यूल में कितने घंटे का गैप होना चाहिए? आपको मैंने बता ही दिया है कि यू कैन एक्सरसाइज आफ्टर मील, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपने बहुत ओवर ईटिंग नहीं करी हुई है, आप नॉर्मल अगर मील लेते हैं, आप तुरंत एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम जिम जाते हैं, अगर आप खाली पेट जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं, आप जल्दी थक जाएंगे और आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक हेल्दी, जैसे चपाती और सब्जी का रोल ले लिया, या पनीर का सैंडविच ले लिया, या फ्रूट ले लिया, आपने एप्पल या कुछ ऐसी चीज लेके आप जब जिम जाएंगे, तो आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसीलिए ये पुराना ख्याल अब है कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा गैप देना है। अब आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपने बहुत भर भर के ना खाया हुआ हो। थैंक यू सो मच। ओके, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं। तो देखिए, आप सब वीएलसीसी के एक्सपर्ट हैं, वीएलसीसी वेल्थ साइंस में। आप अपने जो भी अपलाइन है उनसे बात कर सकते हैं। वी हैव अ वेरी गुड रेंज फॉर ओबेसिटी कंट्रोल। हमारे पास ग्रीन टी का सप्लीमेंट है, गार्सिनिया कंबोजिया है, गेस्ट्रो केयर है जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करता है, स्लिमिंग टी है, स्लिमिंग टी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप उसको रेगुलर ले सकते हैं। और बाकी आप अपने हेल्थ कंसल्टेंट जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, आई नो आपका शेड्यूल बहुत टाइट है। अंजू जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय होल VLCC Wealth Science family. Thank you so much for giving us time and sharing your valuable knowledge with us. We are really, really thankful to you. Thank you so very much. Thank you. And everybody is clapping. Anjuji, I must say there is like 100 of people wrote me a message, ma'am, it was one of the best session. So again, thank you so very much. Good thank you. You're most welcome. Keep healthy and keep happy. And happy Diwali, Anju ji, from VLCC. Happy Diwali to all of you too. And now one more message I got, that please tell Anju ma'am to tell us that laddu ka recipe. We wanted to make that laddu. So आप मुझे please WhatsApp कर दीजिएगा. Thank you so much. ठीक है. Good day to all. Thank you so much. Good day to all. Bye.